हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, द 5 मिनट्स शो के पिछले सेशन में पिछली क्लास में मेरे द्वारा आप लोगों को एक होमवर्क के तौर पर ठीक है एक क्वेश्चन दिया गया था। जो था देखो, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ठीक है, ये प्रश्न मेरे द्वारा आपसे पूछा गया था। तो उम्मीद है आप लोगों ने सर्च किया होगा। ठीक है, हालांकि देखो काफ़ी आसान ये प्रश्न था और हर किसी को लगभग पता रहा होगा, लेकिन मेरे द्वारा ये आपको बताया गया था कि आपने इसके साथ साथ अन्य संस्थान अवश्य देखने। ठीक है, तो आपने कुछ संस्थान अवश्य रिवाइज किए होंगे। ठीक है, तो देखो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, तो इसमें जो विकल्प सही है वो है विकल्प ए। ठीक है, विकल्प ओ बिल्कुल इसका सही आंसर है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में राजमुंद्रई में ठीक है ये स्थित है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यदि आप देखो अन्य चीज़ों में आप चर्चा करते हैं तो उत्तराखंड के संस्थान तो आप सभी को पता ही है। ठीक है, कई सारे संस्थान उत्तराखंड में भी हैं। इसके अलावा देखो पश्चिम बंगाल में कुछ संस्थान पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो आपने इनको सर्च करके रखना है। ठीक है, तो इन्हें आपने रिवीजन जरूर करना है और आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है, जब भी आपको कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको देता हूँ अतिरिक्त कुछ करने के लिए, तो उस पर आप लोगों ने रिसर्च करना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क था। आपने सारे अनुसंधान संस्थान जो भी हैं आपने सारे पढ़े होंगे, राष्ट्रीय संस्थान, तो आपको इससे रिवीजन जरूर हुआ होगा। ठीक है, इसलिए मेरे द्वारा हालांकि बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन देने का उद्देश्य यही था कि आप लोग इसको पढ़ें। ठीक है, इसके लिए सर्च करें। तो देखो आज का पहला प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न है आज का, निम्नलिखित में से वॉलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है। ठीक है, तो प्रश्न ये पूछा गया कि वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी है। ठीक है, वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी है, तो रोम है या फिर रैम है। ठीक है, या फिर पेन ड्राइव है या फिर सीडी है। तो इसमें जो सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, इसका सही आंसर इसमें हो जाएगा रैम। ठीक है, रैम होता है वॉलेटाइल यानी कि अस्थाई। ठीक है, अस्थाई, इसको आप अस्थाई भी बोल सकते हैं। ठीक है, अस्थाई मेमोरी या फिर वॉलेटाइल मेमोरी क्या होता है, रैम होता है। यदि आप देखो कंप्यूटर मेमोरी के बारे में चर्चा करें तो कई सारे बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है, तो बिल्कुल भी आपने कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। इसमें देखो कंप्यूटर मेमोरी मुख्यतः दो प्रकार की होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक होती है स्थाई मेमोरी, मतलब सॉरी प्राथमिक मेमोरी। ठीक है, प्राथमिक, और एक होती है द्वितीयक। ठीक है, द्वितीयक मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी क्या होती है, इसको प्राइमरी मेमोरी, मुख्य मेमोरी, ठीक है, सेमीकंडक्टर मेमोरी भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर मेमोरी, मुख्य मेमोरी, मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी, सब किसको बोला जाता है, प्राथमिक मेमोरी को। ठीक है, द्वितीयक क्या होती है, सहायक मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है। ठीक है, या फिर बैकिंग स्टोर मेमोरी भी इसको कहा जाता है, जो बैकअप के तौर पर यूज़ की जाती है। ठीक है, द्वितीयक मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, सहायक मेमोरी या फिर बैकिंग स्टोर, या फिर बाह्य मेमोरी भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, बाह्य मेमोरी, ध्यान रखिएगा, द्वितीयक मेमोरी को ही बाह्य मेमोरी भी कहा जाता है और प्राथमिक मेमोरी आंतरिक मेमोरी है। ठीक है, अब यदि आप देखें, देखो प्राथमिक मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी क्या होती है, जो बाह्य तौर पर हम यूज़ करते हैं, जैसे पेन ड्राइव है। ठीक है, सीडी, मैग्नेटिक टेप इत्यादि। ठीक है, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, द्वितीयक मेमोरी में आती हैं। लेकिन यदि आप चर्चा करते हैं जो मेन मेमोरी है या फिर प्राथमिक मेमोरी है, ठीक है, प्राथमिक मेमोरी जो है ये दो प्रकार की होती है। ठीक है, तीन प्रकार की होती है हालांकि। ठीक है, तीन प्रकार की होती है। इसमें एक होती है देखो रोम। ठीक है, रोम। दूसरी होती है देखो कैश मेमोरी। ठीक है, कैश मेमोरी। और तीसरी कौन सी होती है, ये होती है रैम। ठीक है, रैम। देखो रोम क्या है, स्थाई। ठीक है, ये है स्थाई मेमोरी, मतलब वॉलेटाइल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्थाई या फिर नॉन वॉलेटाइल। ठीक है, सॉरी, नॉन वॉलेटाइल। स्थाई रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, जो कि परिवर्तनीय नहीं है, इसमें आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, स्थाई मेमोरी है, नॉन वॉलेटाइल मतलब अपरिवर्तनीय है ये। ठीक है, इसमें आप परिवर्तन बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगी, रोम हो जाएगी। ठीक है, जो कि स्थाई मेमोरी है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, अपरिवर्तनीय है। ठीक है, दूसरी होती है देखो कैश मेमोरी। ये दोनों के मध्य कार्य करते हुए इतना महत्वपूर्ण है। तीसरा जो है इसमें अस्थाई या फिर वॉलेटाइल मेमोरी, इसको बोलते हैं रैम। ठीक है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, रैम इसको बोलते हैं देखो वॉलेटाइल या फिर अस्थाई मेमोरी। ठीक है, इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया देखो कंप्यूटर मेमोरी से संबंधित। बाकी जो बाह्य मेमोरी होती है मैं आपको बता चुका हूँ, उसको बाह्य तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका क्लियर हो गया। आज का देखो दूसरा प्रश्न देखते हैं। ये संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है। बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, कई बार पहले ये पूछा गया है। ठीक है, कई बार ये मतलब उत्तराखंड ही नहीं, उत्तराखंड जैसे यूपी पीसीएस यदि किसी ने दिया होगा, ठीक है, अन्य राज्यों में भी मतलब कई जगह इस प्रश्न को पूछा गया, तो उत्तराखंड में तो पूछा गया ही है कई बार। ठीक है, देखो संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल एकमात्र ऐसी देन है जो भारत की देन है। ठीक है, शून्यकाल किसकी देन है, भारत की देन है।
ये एक विशिष्ट संसदीय व्यवहार है, ठीक है, भारतीय संसदीय व्यवहार है, जो कि कितने बजे से 12 से 1 बजे के मध्य होता है, ठीक है, अपराह्न दोपहर में 12 से 1 बजे के मध्य शून्यकाल होता है, और प्रश्नकाल के तुरंत बाद होता है, ठीक है, प्रश्नकाल के पश्चात, ठीक है, 12 से 1 बजे का समय क्या होता है, शून्यकाल होता है, ठीक है। इसकी अवधि कितनी होती है, 1 घंटा इसकी अवधि होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, 1 आवर्स के लिए होता है, ठीक है, 1 घंटे के लिए होता है, इसको शून्यकाल कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसको 0 आवर भी कहा जाता है, ठीक है, 0 आवर, ZE शून्यकाल है तो देखो 0 आवर भी इसको कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 0 आवर इसको कहा जाता है, ठीक है। और शून्यकाल अर्थ क्या होता है, ठीक है, शून्यकाल का अर्थ क्या होता है, देखो प्रश्न काल के बाद का समय क्या है, शून्यकाल है, ठीक है, 12 बजे आरंभ होता है। और इसमें कोई भी सदस्य, मतलब शून्यकाल होता क्यों है, कोई भी सदस्य अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित प्रश्न मंत्रियों को पूछ सकता है, ठीक है, कोई भी जो संसद का सदस्य है, सदन का सदस्य है, ठीक है, मतलब जो चुनकर गया है, सांसद इत्यादि, वो किसी भी मंत्री से कोई प्रश्न पूछ सकता है संबंधित विषय से, और उसके बारे में जवाब देने के लिए कह सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यही शून्यकाल है, जो कि 12 से 1 बजे के मध्य होता है, ठीक है। तो क्लियर हो गया हमारा इसमें पूरा। अगला देखते हैं, देखो तीसरा प्रश्न है, लाल रक्त कण यानी कि लाल रक्त कणिकाएं इनका, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, इनका जीवन काल कितना होता है, मतलब कितने समय के लिए इनका ये जीवित रहती है, ठीक है, इनका जीवन काल कितना होता है, लगभग 120 दिन, ठीक है, लगभग 120 दिन, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, लगभग 120 दिन के लिए इनका कार्यकाल, इनका जीवन काल होता है, ठीक है। अब इसके बारे में यदि विस्तार से चर्चा करें, लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी, ठीक है, आरबीसी, देखो आरबीसी, इनका निर्माण कहाँ पर होता है, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है, ठीक है, निर्माण कहाँ पर होता है, अस्थि मज्जा में, ठीक है, अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है, ठीक है। उसके बाद देखो इनके निर्माण में सहायक क्या क्या होता है, इनके निर्माण में जो सहायक होता है उसमें देखो प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन इनके निर्माण में सहायक होता है। इसके अलावा देखो आयरन है, ठीक है, आयरन है, या फिर विटामिन B12 है, ठीक है, ये सब इनके निर्माण में सहायक होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनका जीवन काल कितना होता है, 120 दिन का होता है, वो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और इनकी मृत्यु कहाँ होती है, यकृत यानी कि लीवर, ठीक है, यकृत, और कहाँ पर, प्लीहा, ठीक है, प्लीहा, यहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यकृत और प्लीहा को ही आरबीसी का कब्रगाह इनको कहा जाता है, ठीक है, आरबीसी का कब्रगाह, ठीक है, कब्रगाह इनको कहा जाता है, यहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इनमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, इनमें क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, इसमें हीमोग्लोबिन होता है, जिसमें हीम, ठीक है, हीमोग्लोबिन में एक हीम नामक क्या पाया जाता है, रंजक, ठीक है, पाया जाता है, और जिसके कारण हमारे जो रक्त है उसका रंग क्या होता है, लाल होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और आप लोग इसमें जो भी देखो फैक्ट हैं आपको पूरा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इनका निर्माण कहाँ पर होता है, अस्थि मज्जा में, प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 इत्यादि इनके निर्माण में सहायक होते हैं, ठीक है। जीवन काल कितना होता है, 120 दिन लगभग, ठीक है। मृत्यु कहाँ होती है, यकृत और प्लीहा में, ठीक है। इनको आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन इनमें होता है जिसमें हीम नामक रंजक पाया जाता है, ठीक है, जिसके कारण हमारे रक्त का रंग क्या होता है, लाल होता है। और साथ ही देखो एक और आप इसका ध्यान रखना, इसका प्रमुख कार्य क्या है, ठीक है। आरबीसी का प्रमुख कार्य क्या है, ठीक है, शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वापस लाना, इसका क्या है, प्रमुख कार्य, ठीक है। यानी कि प्रमुख कार्य क्या हो जाएगा, शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन को पहुंचाना, ठीक है, हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना, ठीक है, ऑक्सीजन पहुंचाना, ये क्या हो जाएगा, इसका प्रमुख कार्य हो जाएगा। शरीर की हर कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचाना आरबीसी का प्रमुख कार्य, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये पूछा जाएगा आपसे आगे, तो आपका ये पूरा क्लियर हो गया, ठीक है। इससे बाहर इसमें कुछ भी फैक्ट नहीं बनता है, तो आपने इसको ध्यान रखना। देखो आज का अगला प्रश्न देखते हैं हम, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। भिलाई इस्पात संयंत्र, ठीक है, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। फिलहाल जो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी, ठीक है। अब देखो जो प्रमुख 3-4 इस्पात संयंत्र शुरुआत में स्थापित किए गए थे उनके बारे में देखते हैं, किस देश के सहयोग से और किस राज्य में इनको स्थापित किया गया है। देखो यदि भारत में औद्योगिक इतिहास देखें, ठीक है, तो इसमें एक महत्वपूर्ण जो काल माना जाएगा वो है, देखो दूसरी पंचवर्षीय योजना, यानी कि
1956 से 1961 के बीच का समय, ठीक है। इस दौरान में एक तो भिलाई इस्पात संयंत्र, ठीक है, भिलाई, भिलाई कहाँ स्थापित हुआ? छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में स्थापित हुआ। और किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था? तत्कालीन सोवियत रूस, ठीक है, तत्कालीन सोवियत रूस, इसके सहयोग से इसको स्थापित किया गया था, ठीक है। इसके अलावा देखो एक ये आपने ध्यान रखना है, इसके अलावा जो दूसरा इस दौरान स्थापित हुआ था ये तो राउरकेला, ठीक है, राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में। किसके सहयोग से स्थापित हुआ था राउरकेला? जर्मनी, ठीक है, जर्मनी के सहयोग से इसको स्थापित किया गया था। तीसरा देखो इसी दौरान दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, ठीक है, दुर्गापुर, तीसरा कौन था? तीसरा इसी काल में जो हुआ था वो था दुर्गापुर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, दुर्गापुर, जो कि कब शुरू हुआ था दुर्गापुर? ये हुआ था, देखो ये हुआ था कहाँ पर? दुर्गापुर, जो कि पश्चिम बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में। और किसके सहयोग से हुआ था? ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन के सहयोग से, ठीक है, दुर्गापुर जो कि पश्चिम बंगाल में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल में और ब्रिटेन के सहयोग से। तो आपने तीनों महत्वपूर्ण ध्यान रखने, ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में, जिसकी स्थापना सोवियत रूस के सहयोग से हुई थी, ठीक है। राउरकेला उड़ीसा में, इसकी स्थापना जर्मनी के सहयोग से हुई थी। और साथ ही जो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र है, ठीक है, इसकी स्थापना ब्रिटेन की सहायता से हुई थी, ठीक है। और कहाँ पर स्थापित किया गया था इसको? पश्चिम बंगाल में। और इसके अलावा एक और जो हुआ था चतुर्थ जो महत्वपूर्ण है, ठीक है, बोकारो, ठीक है, बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बोकारो झारखंड में पड़ता है। तत्कालीन बिहार था, वर्तमान में झारखंड, ठीक है। तो इसकी सहायता किसके सहयोग से? रूस के, ठीक है, सोवियत संघ के सहयोग से इसकी सहायता की गई थी, ठीक है, बिहार में, मतलब वर्तमान झारखंड में ये पड़ता है, ठीक है। तो ध्यान रखना आपने, चारों इस्पात संयंत्र कहाँ कहाँ पर स्थापित किए गए और कब, ठीक है। तो पहले ही प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा, मतलब जैसे बोकारो स्टील प्लांट है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसको स्थापित किया गया था, या फिर भिलाई इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया गया था, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन लगातार आते रहते हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना। देखो आज का पांचवा और अंतिम सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध बाबर द्वारा नहीं लड़ा गया था, ठीक है। तो इसमें देखो उद्देश्य ये देने का, तो इसके साथ साथ हमारे 4-5 युद्ध जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। देखो निम्न में से कौन सा युद्ध बाबर द्वारा नहीं लड़ा गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, ठीक है, खानवा का भी लड़ा गया था, चंदेरी का भी। तो बिल्कुल जो सीधा सीधा यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है वो है तराइन का युद्ध, ठीक है। तराइन का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य, ठीक है, जिसमें तराइन का प्रथम युद्ध किसने जीता था? पृथ्वीराज चौहान ने, ठीक है। और उसके बाद तराइन का द्वितीय युद्ध कौन जीता था? मोहम्मद गौरी। और भारत में दिल्ली सल्तनत की उसके पश्चात स्थापना हुई थी, ठीक है। देखो ध्यान रखिएगा, इसमें देखो पानीपत का प्रथम युद्ध बिल्कुल किसके द्वारा लड़ा गया था, ठीक है, ये था देखो इब्राहिम लोदी और बाबर, जो लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, और उसके मध्य उसके बाद जो बाबर, ठीक है, यहाँ पर जो बाबर आया था इनके मध्य, ठीक है, कौन सा युद्ध लड़ा गया था? ये था पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है, 1526 में लड़ा गया था। उसके बाद देखो खानवा का युद्ध, जो बाबर द्वारा अन्य युद्ध लड़े गए थे उसमें देखो खानवा का युद्ध था, खानवा जो कि कब लड़ा गया था? 1527 में, ठीक है, राणा सांगा और बाबर के मध्य, और इसको भी बाबर जीता था, ठीक है। फिर था देखो चंदेरी का युद्ध, इसको भी बाबर ने जीता था, 1528 में लड़ाया गया था, ठीक है, मेदिनी राय और बाबर के मध्य, इसको भी बाबर जीता था। और दूसरा अगला युद्ध था देखो घाघरा का युद्ध, ठीक है, जो कि 1529 में लड़ा गया था, अफगान और बाबर के मध्य, ठीक है, और उसको भी बाबर जीत गया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बाबर ने 4 युद्ध लड़ते, पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। तो सभी युद्ध बाबर के द्वारा जीते गए थे। इसमें जो ऑप्शन डी था वो था देखो कौन सा था? तराइन, ठीक है, तराइन का युद्ध मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें 2 युद्ध हुए थे, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य, ठीक है, 1191 और 1192। पहला युद्ध किसने जीता था? पृथ्वीराज चौहान ने जीता था। और दूसरा युद्ध किसने जीता था? मोहम्मद गौरी ने जीता, ठीक है। और जो दूसरा युद्ध है इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गए देखो आज के 5 प्रश्न। अब आगे देखते हैं, देखो आपके लिए होमवर्क में कौन सा प्रश्न आज का लिए है। देखो ये है यांगयाप दर्रा किस राज्य में है, ठीक है, आसान प्रश्न है, बिल्कुल भी आपको ज़्यादा मेहनत करने की इसमें आवश्यकता लगेगी नहीं, मतलब ज़्यादा मेहनत आपकी नहीं लगेगी, लेकिन आपने इसको सर्च जरूर करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपने सर्च जरूर करना है। क्यों सर्च कराने का उद्देश्य केवल यही है, यदि आप किताब खोलते हैं, पन्ने पलटते हैं इसके लिए, तो आपके जितने भी दर्रे हैं, भारत में जितने भी दर्रे हैं, आपके सारे दर्रे रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है।
बताऊंगा मैं इसका डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, क्योंकि दर्रों में समझाने के लिए कुछ रहेगा नहीं। तो आपने सारे दर्रे देखने, और आप जब मैं बताऊंगा तो आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। कुछ मैं आपको बता दूंगा और कुछ आपने नोट कर लेने, मतलब नोट करिए या फिर पढ़ लीजिए। कल मैं आपको दोबारा से बताऊंगा तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।